इस वीडियो को पूरा देखने से पहले आप लॉस्ट स्प्रिंग वाले चैप्टर की वीडियो ज़रूर देखिएगा, जहाँ पर आपको पता चलेगा कि साहिब आलम इसलिए स्कूल नहीं जाता था क्योंकि उसके घर के आसपास कोई स्कूल नहीं था। लेकिन क्या हो अगर कि एक ऐसे स्लम एरिया में कभी कोई स्कूल खुल जाए, और स्कूल खुलने के बाद उस जगह की हकीकत कैसी होगी, उसे ही समझाती है आपकी आज की ये पोएम। सो चैनल पे पहली बार हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए हमारे साथ, ताकि आप बाकी चैप्टर और पोएम्स की वीडियो ऐसे ही देख पाएँ और उनसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ये भी जान पाएँ। अब मैं समझाता हूँ आपकी ये पोएम। तो पोएम की शुरुआत होती है और पोएम का नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम। स्लम में एक प्राथमिक स्कूल का कक्ष। और जो पहला स्टैंजा है आपका, मैं सबसे पहले उसकी मीनिंग समझा रहा हूँ तो उसको ध्यान से समझिए। In the following lines, far far away, the poet has used repetition to lay stress on the distance that is very far away from normal life। यहाँ पर फार फार शब्द का 2 बार इस्तेमाल करके उसके ऊपर काफ़ी दबाव डालते हुए कवि ये बताना चाहता है कि ये जो जगह है वो नॉर्मल ज़िंदगी वाली जगह से काफ़ी दूर है। Like rootless weeds, the hair was torn around their pallor। By comparing these children to rootless weeds, he means that like weeds are unwanted plant and grow anywhere, these children are treated like they are unwanted by society। जैसे कि रूटलेस वीड्स क्या होते हैं, वीड्स खरपतवार होते हैं, और रूटलेस जिनमें जड़ नहीं। इनके जो बाल हैं वो भी इनके चेहरे, इस पीले पड़े हुए चेहरे के चारों तरफ फैले हुए हैं, और इन बच्चों को रूटलेस वीड्स कहा गया है क्योंकि जो रूटलेस वीड्स होते हैं, जो वीड्स होते हैं वो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं और कहीं भी उग जाते हैं। ऐसे ये जो बच्चे हैं ये भी सोसाइटी के द्वारा अनवांटेड हैं। सोसाइटी में इन्हें कोई देखना नहीं चाहता, इनकी ज़रूरत नहीं है समाज में। देयर हेयर इज स्कैटर्ड अराउंड देयर फेस एंड अनकॉम्ड। और उनके जो बाल हैं वो उनके चेहरों के चारों तरफ बिखरे हुए हैं, जिसकी किसी ने कंघी नहीं की है। Roots are meant to hold the plant to the ground and provide a channel of food for the plant। जो रूट्स होती हैं, जो जड़ें होती हैं, वो पौधों को ज़मीन से बांधे रखती हैं, उन्हें ज़मीन पर जकड़े रखती हैं और साथ साथ उन्हें खाना प्रदान करती हैं। Thus, without roots, और इन जड़ों के बिना the plant cannot hold itself to the ground। पौधा अपने आप को धरती के ऊपर खड़ा नहीं रख सकता एंड सब्सिक्वेंटली डाइज ऑफ, और बाद में मर जाता है। मैं ये सब क्यों समझा रहा हूँ इसका मतलब अभी आपको समझ में आ जाएगा। रूटलेस बिकॉज दे डोंट हैव अ स्टेबल बैकग्राउंड। इन बच्चों को रूटलेस इसलिए कहा गया क्योंकि इनका कोई स्टेबल बैकग्राउंड नहीं है। ये जिन घरों से आते हैं वहाँ पर स्थितियाँ स्थिर नहीं हैं। देयरफॉर द पोएट इज ट्राइंग टू से दैट फार अवे फ्रॉम आवर नॉर्मल लाइफ, ये बच्चे हमारी ज़िंदगी से काफ़ी दूर हैं। वेयर चिल्ड्रन यूजुअली हैव टू गो स्कूल, जहाँ पर बच्चे सामान्य तौर पर स्कूल जाते हैं। अनलाइक दीज चिल्ड्रन, जबकि ये जो बच्चे हैं हु लिव इन स्लम, जो स्लम में रहते हैं, इन्हें काम करना पड़ता है। हैव टू हेल्प देयर पेरेंट्स टू अर्न लिविंग। इन बच्चों को काम करना पड़ता है अपने माता पिता की मदद करने के लिए। लॉस्ट स्प्रिंग वाला चैप्टर याद है, साहिब आलम और मुकेश भी याद होंगे, वहीं से आप इसको समझ सकते हैं। दे आर अनवांटेड बाय सोसाइटी बिकॉज नोबडी केयर्स अबाउट देम। ये अनवांटेड है समाज के द्वारा क्योंकि किसी को भी इनकी चिंता नहीं। एंड बिकॉज लाइक नॉर्मल चिल्ड्रन दे डोंट हैव परमानेंट हाउस टू लिव इन। और क्योंकि इनके पास रहने के लिए घर भी नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि पूरी की पूरी इन बच्चों को रूटलेस वीड्स से कंपेयर क्यों किया है। इस चीज़ को मैंने बहुत अच्छे समझाया जाता है। इवन अ क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड कि भाई रूटलेस वीड्स क्यों कहा गया बच्चों को, तो आप ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं क्योंकि अनवांटेड है सोसाइटी के द्वारा, जैसे वीड्स होते हैं। आगे स्टैंजा में है एक टॉल गर्ल का जिक्र। द टॉल गर्ल इज सिटिंग विद हर हेड वेइंग डाउन फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑल्सो बिकॉज शी इज़ वेरी टायर्ड एंड फीलिंग स्लीपी। एक लंबी लड़की बैठी है जिसका जो सर है वो उसके वजन की वजह से नीचे झुका हुआ है, और ये वजन उसके ऊपर शायद जिम्मेदारियों का भी हो सकता है, और शायद इस वजह से भी उसका सर झुका हुआ है। शायद वो बहुत थकी हुई है और उसे नींद आ रही है। द पेपर सीमिंग बॉय हियर सिग्निफाइज दैट द बॉय इज वेरी थिन एंड इज सफरिंग फ्रॉम द malnutrition with rat's eyes means that he is searching for something, probably food। वहीं पर एक पेपर सिमिंग यानी कि बहुत ज़्यादा पतले
बच्चे को कहा गया है और इसका अर्थ ये है कि वो बहुत ज़्यादा पतला है और वो कुपोषण का शिकार है और उसकी चूहे जैसी आंखें कुछ खोज रही हैं, शायद खाना। Then we are told of a boy who is stunned, which means he is very short of his growth। और उसके बाद वहीं पर हमें एक ऐसे बच्चे के बारे में बताया जाता है जो स्टंट है, जो काफ़ी छोटे कद का है और वो छोटा इसलिए है क्योंकि हिज ग्रोथ इज स्टंट, उसकी जो उसका बढ़ना था वो रुक गया। एंड ही इज़ अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स विच मीन्स दैट दिस बॉय इज सफरिंग फ्रॉम रिकेट्स। और उसकी हड्डियाँ जो हड्डियाँ हैं वो हल्की सी मुड़ी हुई हैं, ट्विस्टेड बोन्स हैं और शायद उसको ये जो चीज़ें हैं वो उसे पैदाइशी मिली हैं, बदकिस्मती से उसे मिली हैं और वो बच्चा जो है रिकेट से जूझ रहा है। अनलकी हेयर मीन्स दैट even his father is suffering from it and therefore it has been passed to his son। और इसको अनलकी इसलिए कहा गया क्योंकि शायद यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जो उसके पिताजी हैं उस बच्चे के, उनको भी यही चीज़ थी और अब पिता से उनके बेटे में आ गई, तो इसीलिए इसको अनलकी हेयर कहा गया। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं पोएम में। देयर इज़ अ बॉय सिटिंग एट द बैक ऑफ द डिम क्लास विच मीन्स द क्लासरूम इज़ नॉट वेल लिट। ही इज़ अननोटिस्ड बाय अदर्स। वहीं बताया जाता है कि क्लास में जहाँ पर रोशनी कम है वहाँ पर एक और बच्चा बैठा हुआ है और इससे हमें पता लगता है क्लास में बहुत अच्छे से रोशनी भी नहीं है, जिसके ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया है। द पोएट फाइंड्स हिम स्वीट एंड यंग। कवि उस बच्चे को काफ़ी प्यारा और ऊर्जावान पाता है। ही इज़ ड्रीमिंग विद हिज आईज ओपन और यू कैन से दैट ही इज़ डे ड्रीमिंग और स्केपिंग आउट इनटू द ओपन। और वो जो है अपनी आंखें खोल करके स्वप्न देख रहा है, सपने देख रहा है और आप कह सकते हो कि वो दिन में सपने देख रहा है और वो बाहर भागना चाहता है। एंड प्लेइंग विद द स्क्वायरल्स इन ट्री हाउसेज, और उन गिलहरियों के साथ उन पेड़ों पर खेलना चाहता है। रैदर देन बीइंग इन दिस स्मॉल रूम, इस छोटे कमरे में रहने की बजाय। देयर इज एन एंटीथेसिस बिटवीन द ओपननेस ऑफ द ट्री रूम एंड डिम क्लोज्ड क्लासरूम। और यहाँ पर कवि एक बात और समझाता है, उस बंद कमरे और उस खुले पेड़ के बीच का फ़र्क। अब आप सोच रहे होंगे पहला स्टैंजा इतना लंबा समझाया, पूरी पोएम ना जाने कितनी लंबी होगी। चिंता मत कीजिए, जितना इसमें टाइम लगा उतने में बाकी आपके सारे स्टैंजास हो जाएंगे। पहले वाले में काफ़ी सारी बातें जो हैं वो समझ लीजिए अच्छे से। थ्रू दिस स्टैंजा द पोएट इज शोइंग द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन हु आर लिविंग इन द स्लम फार अवे फ्रॉम द लिवीलेस ऑफ जॉयज ऑफ लाइफ। He is pointed at the physical condition of these young ones by telling us that some are malnourished because they do not get proper food to eat. Some are the hair of unlucky disease, implying the fact that even their parents lived in the same condition. Even after living such a difficult life, these children's eyes are filled with dreams। और इस पूरे के पूरे को जो मैंने समझाया उसे बहुत कम लाइनों में भी समझा सकता था, लेकिन आपको हर एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर पूरा क्या बताया गया है कि इन बच्चों की ज़िंदगी के बारे में यहाँ पे इनकी फ़िज़िकल कंडीशंस बताई गई हैं, जिसमें हमें पता लगता है कोई कुपोषण का शिकार है, तो किसी को ढंग से खाना नहीं मिल रहा है, किसी की हड्डियाँ मुड़ी हुई हैं यानी बीमारियाँ हैं, यानी कि उनके माता पिता ने भी ऐसी ही ज़िंदगी जी है। बट इन्हीं के बीच ये भी बताया जा सकता है कि इन्हीं कठिनाइयों को जीते हुए भी कुछ हैं जिनकी आँखें सपनों से भरी हुई है। अब सेकंड स्टैंजा का मतलब समझिए। Sour cream walls indicate that the walls are not even painted properly and it is damp, turning its color to pale। Sour cream wall का मतलब यहाँ पर ये इंडिकेट करता है कि ये जो दीवारों का कलर है वो धीरे धीरे पीला पड़ गया है या फिर ये सीलन के कारण ऐसा हो गया है। These walls have posters that are probably donated to this school। और इन दीवारों पे कुछ पोस्टर्स लगे हैं जिन्हें शायद या तो दान में दिया गया होगा। There are certain paintings that are hung on these walls like those of Shakespeare's head, Cloudless Dawn, Civilized Dome, Riding All the Cities। और यहाँ पर जो कुछ पेंटिंग जो पोस्टर्स दीवारों पे टंगे हुए हैं जिसमें कि शेक्सपियर का हेड है यानी पोर्ट्रेट मोड में शेक्सपियर की फ़ोटो है, एक सुबह है चमचमाती सुबह, बिना बादलों की सुबह है, एक सिविलाइज्ड सिटी है। This poster of Taurus Valley of full of churches and flowers which symbolizes the beauty of nature। यहाँ पर Taurus Valley है जिसमें चर्च और फ्लावर्स फूल भरे हैं और ये नेचर की सुंदरता का प्रतीक है। Along with the open handed map, यहाँ पर एक मैप भी है और these paintings and maps stand in contrast to the world in which these children are living। और ये जो पेंटिंग्स हैं
जो दीवारों पे टंगी हैं ये कंट्रास्ट क्रिएट करती हैं उस दुनिया और इस दुनिया के बीच जिसमें ये बच्चे रहते हैं, क्योंकि ये बच्चे जहाँ पे रहते हैं वहाँ पर इन पेंटिंग्स की कोई हकीकत नहीं है। ये ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे हर तरफ गंदगी ही गंदगी है, बदबू ही बदबू है। आगे समझिए, दीज फ्लावर्स टायरोलिस वैली आरंट द ट्रुथ फॉर दीज चिल्ड्रंस बिकॉज दे आर लिविंग इन अ स्लम। वो जो फ्लावर्स हैं, वो जो टायरोलिस वैली है, वो जो पोस्टर है, वो जो सिटी है, जो अनक्लाउड डाउन है, वो इन बच्चों की हकीकत नहीं है, क्योंकि एक स्लम में रहते हैं वेर यू डोंट फाइंड ऑल दीज ब्यूटीफुल सीनरीज, रैदर इट इज़ पॉल्यूटेड एंड स्टिंगी विद नैरो लैंड्स। और यहाँ की जो हकीकत है वो ये है कि यहाँ पर हर जगह प्रदूषण है, बदबू है और भीड़ी गलियाँ हैं। तो वहाँ पर कवि हमें ये बता रहा है कि जो दीवारों पर जो पेंटिंग्स हैं वो यहाँ की हकीकत से मैच नहीं खाती हैं। द लाइफ ऑफ स्लम एंड द पीपल लिविंग इन दीज स्लम्स इज़ फार मोर अनसिविलाइज्ड। और इस स्लम की दुनिया, यहाँ के लोगों की ज़िंदगी वहाँ की चीज़ों से बहुत अलग है, ये अनसिविलाइज्ड है। अब थर्ड स्टैंजा की लाइनों को देखिए कि यहाँ पे कवि क्या कह रहा है। इन द फॉलोइंग लाइन्स द पोएट इज टेलिंग अस दैट ऑल दोज इमेजेस of what an ideal world should be for children where they can learn and grow are surely picked because these children are brought up in a such way that they are looking for bad qualities in everyone। यहाँ पे कवि कहता है कि जो भी यहाँ पे इमेजेस लगी हुई हैं ये उस आदर्श दुनिया के बारे में है जहाँ पर बच्चे सीखते हैं और बड़े होते हैं, लेकिन ये सब धोखा है इन बच्चों के लिए, क्योंकि जिन हालातों में इन्हें पाला गया इन्हें हर एक व्यक्ति के अंदर सिर्फ गलत क्वालिटीज़ ही नज़र आएंगी। द मैप इज़ बैड एग्जाम्पल टू बी हंग देयर। और जो मैप यहाँ पे टांगे गए हैं उनका भी यहाँ पे टांगा जाना एक गलत उदाहरण पेश करता है। दीज शिप्स एंड सन विच दीज चिल्ड्रन हैव नेवर सीन इन देयर लाइफ्स। वो शिप, वो सन इन बच्चों ने कभी भी नहीं देखा है अपनी ज़िंदगी में। एंड द डिज़ायर फॉर लव एंड एक्सेप्टेंस फ्रॉम द सोसाइटी विल ओनली टेम्प्ट देम टू स्टील। और प्रेम और स्वीकार करने की ये सोच कि समाज से नहीं मिलेगा, ये सिर्फ इन्हें चोरी की तरफ लेकर जाएगी। बट देयर लाइफ्स आरंट एनीथिंग ऑफ दैट शॉर्ट। बट इनकी ज़िंदगी बिल्कुल भी वैसी कभी नहीं थी। इनफैक्ट दे लिव इन हाउस दैट आर क्रैम्प्ड and from the fog to endless night means that these children living in the slum have never seen a clear sky। अब यहाँ पे आगे ये कहा गया है कि उनके घर जो है वो तंग हैं और कोहरों से ढकी हुई रातें हैं। यहाँ पर ये कहना चाहता है कवि कि इन्होंने कभी भी खुला आसमान नहीं देखा है। पिक्चर में खुला आसमान दिखाया गया था ना, क्लाउडलेस डाउन, उसको कहा गया है। देयर इज सो मच पोल्यूशन इन द स्काई इज ऑलवेज कवर्ड विथ फॉग नो मैटर डे और नाइट। यहाँ पे इतना पॉल्यूशन है कि हमेशा जो बादल, जो आसमान है वो हमेशा धुंध से ढका रहता है, चाहे दिन हो चाहे रात हो। ऑन द अनटाइडी हीप वेयर दीज चिल्ड्रन आर सिटिंग, वो गंदे ढेर जहाँ पर ये बच्चे बैठते हैं। एंड आर वेयरिंग क्लोथ्स दैट आर टॉर्न फ्रॉम सेवरल प्लेसेस, और जो ये कपड़े पहनते हैं वो कई जगहों से फटे हुए थे। फ्रॉम विच देयर बोन्स आर सीन थ्रू द स्किन, और जहाँ पर उनकी हड्डियाँ उनकी चमड़ियों के जरिए देखी जा सकती हैं। एंड देयर स्पेकल्स आर मेड ऑफ steel with broken or mended glass that appears like the broken bits of glass bottle spread on stones। और इन्होंने जो स्टील के जो चश्मे पहने हुए हैं वो भी ऐसा लगता है कि वो उन ग्लासों से बने हुए हैं जो टूटे हुए ग्लासों को पिघलाकर बनाए गए हों। यानी कि ये कहा गया है कि जो चश्मे भी उन्होंने पहने हुए हैं वो भी टूटे हुए हैं, ऐसे धुंधले पड़ गए जिनसे साफ साफ दिखाई नहीं देता है। इस कारण भी हो सकता है कि इन्हें शायद आसमान धुंधला दिखाई देता हो, ये भी बात आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो पोयम है आप देख रहे हो कि दुखों से भरी हुई है, जहाँ पे बच्चों के शरीरों का दुख है, फिर उनके रहने का दुख है। यहाँ क्लासरूम में जो पेंटिंग, जो भी चीज़ें टांगी गई हैं वो सब दुख ही दुख बयान कर रही हैं, और ये सब एक गलत एग्जाम्पल है इनकी ज़िंदगी में। All their time and space is foggy slum। That poet uses metaphor to show that their life is dark, dirty and without hope। यहाँ पर जो भी कुछ है इस धुंधले स्लम में ढका हुआ है, और यहाँ पर कवि ये बताता है कि उनकी जो पूरी की पूरी ज़िंदगी है वो अंधेरे में है, गंदगी में है, बिना उम्मीदी के है। Their chances of escaping have been further reduced by building bigger slums। और उनके इस जगह से बाहर निकलने के जो चांसेस हैं उन्हें भी और कम कर दिया गया है, और भी ज़्यादा बड़े बड़े स्लम्स बनाकर। अब लास्ट स्टैंजा में चलते हैं पोएम की। द पोएट इज अर्जिंग that the government and the public to make these maps on the walls
द चिल्ड्रंस विज़न। अब यहाँ पर एक विनती करता है सरकार से, लोगों से, कि यहाँ पर जो मैप बनाए गए हैं इन्हें इन बच्चों की ज़िंदगी का विज़न बनाएं। The classroom windows which have restricted their opportunities have to be break open। जो क्लासरूम की विंडोज़ हैं जिन्होंने इन बच्चों के जीवन के अवसरों को ढक रखा है, बंद कर रखा है, उनका खुला जाना बहुत ज़रूरी है। break repetition and the alternation show the urgency to help these children so that they could escape this slum। यहाँ पर ब्रेक जो 2 बार जिस शब्द का इस्तेमाल करके जो अलंकार इस्तेमाल किया गया है वो उस ज़रूरत को दर्शाता है कि इन बच्चों को यहाँ से बाहर निकालना, यहाँ से स्लम से बाहर निकलना कितना ज़रूरी हो गया है टू अचीव देयर ड्रीम्स, जिससे वो अपने सपनों को प्राप्त कर सकें। ओनली द गवर्नर, द इंस्पेक्टर, द विजिटर कैन हेल्प देम टू बी फ्री एंड शो देम ओपन ग्रीन फील्ड्स। जो गवर्नर हैं, जो इंस्पेक्टर हैं, जो विजिटर हैं, सिर्फ वही लोग इनकी मदद कर सकते हैं ताकि ये जा कर के ओपन ग्रीन फील्ड्स देख सकें, द क्लीन इन्वायरमेंट देख सकें, सो दैट दे कैन रन ऑन सनी वार्म सैंड, जिससे वो उस चमचमाती धूप में गर्म रेत पर भाग सकें, एंड मेक द बुक्स और एजुकेशन एक्सेसिबल टू देम, और अपने लिए उन किताबों को, उस शिक्षा को सुलभ बना सकें। तो यहाँ पर लगातार जो कवि है वो विनती कर रहा है, किससे? गवर्नमेंट से, पब्लिक से, विजिटर से, गवर्नर से, इंस्पेक्टर से, सभी से, कि इन बच्चों को जीवन में जैसे यहाँ पे पिक्चर्स बनी है इन्हीं को इनके जीवन का विज़न बनाएं ताकि जीवन में आगे बढ़ सकें। White and green leaves are a metaphor used by the poet where the white signifies pages of the books and the green implies the clean environment। अब यहाँ पे जो white और green leaves का इस्तेमाल किया गया है अलंकार के रूप में, यहाँ पे कवि जो है इन दोनों के जरिए जो white कलर है वो पेजेस को सिग्निफाई करता है, वहीं green जो है वो environment की तरफ इशारा करता है। The last line of the poem is most important one because it means that history belong to those। जो आखिरी लाइन है पोएम की वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आखिरी लाइन बताती है कि हिस्ट्री बिलोंग टू दोज, हिस्ट्री वही बनाते हैं, हिस्ट्री उन्हीं से बिलोंग करती है। द पीपल हु मेक हिस्ट्री आर वंस हु आर एबल टू स्पीक, कि वही लोग इतिहास रखते हैं जो बोलने के योग्य होते हैं, सोचने के योग्य होते हैं, एंड बी एज द रेडियंट एज द सन, और ऐसे चमकदार बनते हैं जैसे कि सूर्य। और इसी के साथ आपकी ये पूरी पोएम हो जाती है ख़त्म। पूरी पोएम में किस बात का जिक्र किया गया है कि स्लम में जो स्कूल खुले हैं वहाँ पर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी फ़िज़िकल कंडीशंस कैसी हैं, वो जो क्लासरूम है वो क्लासरूम दिखने में कैसा है, वहाँ के हालात कैसे हैं, और उसके बाद ये बताया गया है कि वहाँ क्लासरूम में जो पोस्टर्स टंगे हुए हैं वो किस प्रकार से उनकी ज़िंदगी और वास्तविक दुनिया के बीच का कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं कि कहाँ इनकी ज़िंदगी कितनी अलग है और वास्तविक दुनिया कितनी अलग है। और लास्ट में कवि ये अपील करता है कि इनके जीवन को भी सामान्य जीवन बनाया जा सकता है अगर ये सब लोग इन बच्चों की मदद करें तो ये भी ज़िंदगी में आगे बढ़ कर के इतिहास रच सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो और पोएम आपको समझ में आई होंगी। क्वेश्चंस अगर बनते हैं तो आप बहुत ही आसानी से उनके जवाब दे सकते हैं क्योंकि हर एक जो वर्ड, जो कंपैरिजन यहाँ पर पोएट ने अलग अलग चीज़ों के साथ किया है मैंने वो भी आपको बहुत अच्छे से समझाया है। तो इस वीडियो को कर देना शेयर अपने क्लासमेट और दोस्तों के साथ क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मैं मिलूंगा बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।